वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये वाली वीडियो बच्चों पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी जरूर देखना ताकि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज करेक्ट। बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि अर्थ्स मैग्नेटिज्म, जो अर्थ्स मैग्नेटिज्म आपने पढ़ाई है उसके रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है। पहला सेंटेंस क्या है, द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिक ईस्ट टू वेस्ट। हमें पता है कि अर्थ देखो यहाँ पे ना 3 से 4 थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी थी अर्थ के मैग्नेटिज्म को लेके। हालांकि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म था वहां पे थ्योरी तो बहुत भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा थ्योरी थी, पर उसमें से जो फेमस और सक्सेसफुल हो पाई वो 2 से 3 या फिर 4 थ्योरी कह लो। अच्छा, अर्थ बोला गया था कि अर्थ के सेंटर में बार मैग्नेट टाइप का कुछ है, वो थ्योरी में डिस्कस नहीं करूंगा, पॉइंट देख लेते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन निकला कि ये साउथ पोल होगा मैग्नेट का और ये नॉर्थ पोल, और जबकि हकीकत में अर्थ का ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल ये है और साउथ ये है। डेट मीन्स हमें समझ में आया कि अर्थ के नॉर्थ पोल के पास, ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल के पास अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल है। बच्चों समझ में आया, यानी कि जो ऊपर वाले एन डैश और एस डैश है ये है ज्योग्राफिकली, और जो एस और एन है ये बिना डैश वाले ये है मैग्नेट के। तो इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ईस्ट टू वेस्ट का कोई मतलब नहीं। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये भी बिल्कुल गलत, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है साउथ टू नॉर्थ, तो चेक कर लेते ये सही हो सकता है या नहीं। वैसे भी ये ओनली ऑप्शन बचा हुआ है, बट फिर भी हम प्रॉपर पढ़ते हैं। अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, बिल्कुल सही, बार मैग्नेट मैंने बताया था आप लोगों को, विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। देखा कि जो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेट का साउथ पोल है ये अर्थ के साउथ पोल पे पर जैसा है ज्योग्राफिकली, और ये नॉर्थ ज्योग्राफिकली। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप डिटेल वीडियो बच्चों जरूर देखना, डिटेलिंग वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव सीरीज है, आप लोगों को डायरेक्ट टिक लगाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। आंसर क्या हुआ इसका, फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बार मैग्नेट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बार मैग्नेट के लिए सही है। साउथ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल, नेवर, पता है आप लोगों को, कभी होगा ही नहीं। वी कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते साउथ पोल और नॉर्थ पोल को बार मैग्नेट के। सोचो ये वाला सही है या गलत है। ये आंसर बिल्कुल सही है। हमें पता है कि अगर एक बार बार मैग्नेट या कोई सी मैग्नेट बन जाए तो आप नॉर्थ और साउथ को कट भी करोगे तो क्या होगा, एक बार मैग्नेट ये रह गई और एक बार मैग्नेट ये रह गई, तो यहाँ पे एन और एस ऑटोमेटिकली और यहाँ पे भी एन और एस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। डेट मीन्स आपने नॉर्थ और साउथ को अलग ही नहीं कर पाए। अच्छा, थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, नेवर पॉसिबल। अबे सेम सेम को थोड़ी रिपीट अट्रैक्ट करता है। वी कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। अच्छा, सेकंड वाला क्या था, वी कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। अच्छा, ये वी कैन है, मतलब हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, ये वी कैन नॉट। नेक्स्ट, व्हेन आयरन फीलिंग्स, मतलब आयरन की छोटे छोटे से पार्टिकल, ये इस तरीके के बहुत सारे पार्टिकल है, ये बच्चों दिख रहे होंगे आप लोगों को, बहुत सारे पार्टिकल है, आर स्प्रिंकल ऑन अ शीट ऑफ अ ग्लास प्लेस ओवर शॉर्ट बार मैग्नेट देन। अच्छा, बार मैग्नेट है ये बार मैग्नेट है हमारी, बार मैग्नेट, और इसके ऊपर एक इसके चारों तरफ एक हमने ग्लास शीट रख दी और उसके ऊपर हमने ये मैग्नेट पार्टिकल्स मैंने ये उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। समझ में आया। सबसे पहले एक बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट थी, उसके ऊपर मैंने ग्लास शीट रख दी और उसके ऊपर मैंने फिर पार्टिकल्स को पार्टिकल को मैंने स्प्रिंकल कर दिया, मतलब फैला दिया आयरन के। तो इन्होंने कहा है कि द आयरन फीलिंग फॉर्म अ पैटर्न
एक पैटर्न बनाएगी, बिल्कुल सही बात है। सजेस्टिंग दैट मैग्नेट हैज टू पोल्स सिमिलर टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जैक्टली बच्चों, अब क्या होगा, अब जब इस तरह की कंडीशन आएगी ना, तो जो बार ये फिलिंग थी ना, आयरन फिलिंग वाले छोटे छोटे पार्टिकल, एक प्रॉपर ये इस तरीके से बना लेंगे पैटर्न, ये प्रॉपर एक पैटर्न बना लेंगे। और प्रॉपर पैटर्न बनाने का मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर, बाहर की ओर। अंदर तो डायरेक्शन अपोजिट होती है, अंदर डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। तो बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये ऐसे ही हो गया जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है ना। फिर तो डेट मीन्स इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वाला। ऑप्शन देख लेते बाकी के। आयरन फिलिंग फॉर्म अ रैंडम पैटर्न, रैंडम पैटर्न नहीं भाई, एक प्रॉपर पैटर्न बनाती है। आयरन फिलिंग फॉर्म अ पैटर्न ऑफ सजेस्टिंग दैट मैग्नेट हैज साउथ पोल सिमिलर टू नेगेटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, साउथ पोल सिमिलर टू नेगेटिव चार्ज तो बन रहा है, पर नॉर्थ पोल को डिस्क्राइब नहीं किया। द आयरन फिलिंग फॉर्म अ पैटर्न ऑफ सजेस्टिंग दैट नॉर्थ पोल सिमिलर टू पॉजिटिव चार्ज। फिर से यहां पे एक ही है, दैट मीन्स ये दोनों भी गलत हो गए। प्रॉपर आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए ट्रू है। आप लोग देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ट्रू होगा, पढ़ो ऑप्शन और बताओ मुझे। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया से अगर ज्यादा लाइंस पास होंगी। वीकर इज द मैग्नीट्यूड, अबे ज्यादा लाइन पास हो रही है और वीकर मैग्नीट्यूड है, गलत। परपेंडिकुलर ऑफ फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ, अरे यार इन सब के लिए तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और थंब रूल, इतने सारे रूल्स हैं वो यूज करते हैं। परपेंडिकुलर कहाँ होता है। द स्मॉलर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, स्ट्रॉन्गर मैग्नीट्यूड होगा। फील्ड लाइंस कम है और स्ट्रॉन्गर मैग्नीट्यूड, नेवर पॉसिबल, ये भी गलत है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। एग्जैक्टली बच्चों, ये बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, आप लोग जब वीडियो देखते हो ना तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करो। इससे क्या फायदा होगा, आप लोग बाकी के ऑप्शंस तो समझोगे और मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। वहां पे आप लोगों को मोर देन वन क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन 4 है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ क्या लिखोगे, या फॉर अ कंडक्टर नेवर फॉर्म, क्या नहीं बनाती, नेवर फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप, कंटिन्यूअस क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं बनाएगी, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं बनाती, ये आप लोगों को डिटेलिंग वीडियो में बहुत डिटेल में बताया गया है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। वैसे तो होती है, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसलिए वो क्लोज लूप नहीं बना पाती। वो यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके बच्चों, मतलब अंदर तो है ही नहीं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड भी होती है। आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करो। बच्चों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे तभी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग मुझे कितना मोटिवेट करते हो, वीडियो उसी पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच केस ऑफ कंपेरिजन सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट देयर इज नो एग्जैक्ट सिमिलैरिटी। इनमें से ऐसा कौन सा केस है कि सिमिलैरिटी नहीं हो, मतलब बार मैग्नेट और सोलेनॉइड एक जैसी होती है, हमें सबको पता है। डिटेल वीडियो में बहुत ज़्यादा बताई गई ये बातें, कैसे है, डेरिवेशन भी किया जाता है। पर ये कह रहा है कि नो एग्जैक्ट सिमिलैरिटी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नो एग्जैक्ट सिमिलैरिटी। इसका ध्यान रखना, सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऐसा पॉइंट है, फ्लक्स लाइन एंटर वन एंड ऑफ अ सोलेनॉइड, भाई जाहिर सी बात है उसके भी एंड से एंटर करती है सोलेनॉइड के, और बार मैग्नेट के से भी एंटर करती है।
देर इज अ करंट एंटरिंग एंड करंट लिविंग अ सोलेनोइड, ये बात बिल्कुल सही है। सोलेनोइड से करंट एंटर करता है, लीव करता है, पर बार मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? बी। सोलेनोइड कैन बी ब्रोकन इनटू टू वीकर सोलेनोइड, बिल्कुल आप तोड़ दो उसको, टर्न्स कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, टर्न्स कम होंगे तो वीक हो जाएगी। नॉर्थ और साउथ पोल तभी भी आप दिखा सकते हो, पर वीक हो जाएगी वो टर्न्स कम होने से। मूविंग अ स्मॉल कंपास नीडल इन द नेबरहुड ऑफ सोलेनोइड इनेबल अस ट्रैकिंग द फ्लक्स लाइन, बिल्कुल सही बात है, कंपास हमें सारी डिटेल बताता है। फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड एज वेल एज बार मैग्नेट वेरी। अच्छा बच्चों, अभी मैंने बताया था कि बार मैग्नेट और सोलेनोइड को एक जैसा दिखाने के लिए, बार मैग्नेट और सोलेनोइड को एक जैसे दिखाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, इनका डेरिवेशन करके दिखा देते हैं दोनों का, और फॉर्मूला जो आ जाता है वो सिमिलर फॉर्मूला आ जाता है एक्सियल पोजीशन के लिए, सिमिलर फॉर्मूला आ जाता है एक्सियल पोजीशन के लिए। अब हालांकि बार मैग्नेट का एक्सियल पोजीशन वाला सिलेबस से हटा दिया गया है, बट आप लोग फिर भी ये ध्यान जरूर रखोगे कि जो वो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कैसे वेरी करेगी, इनवर्सली एज आर क्यूब। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ पूरा फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन करो, पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो वो आंसर है वो इनवर्सली होगा 1/r³ के डिस्टेंस के। फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके कैसे वेरी करेगी, बार मैग्नेट और सोलेनोइड दोनों के लिए, सोलेनोइड और बार मैग्नेट दोनों के लिए इनवर्सली एज r³। नेक्स्ट, कंपास नीडल ऑफ नॉन मैग्नेटिक मोमेंट m इन a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू। अरे यार खुश हो गए होगे अब ना आप लोग कि सर आ गया क्वेश्चन टॉर्क वाला, फाइनली क्वेश्चंस कुछ तो मिल रहे हैं जो डायरेक्ट आप लोगों के फॉर्मूला बेस्ड है। तो हमें पता है डायरेक्ट, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या आंसर होगा बच्चों? टॉर्क इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, हालांकि आप लोगों को पता ही है, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर वेक्टर नहीं लिख रहे हो तो आप इस m को डार्क कर दो, मतलब वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप डार्क कर देते हो तो इसका मतलब आपने एरो की रिप्रेजेंट करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लो, एरो की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डार्क किया गया, इसका मतलब ये सब वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट दिखा रहा है। टॉर्क इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, बहुत बढ़िया, सब तो आता है आप लोगों से। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो um है, यहाँ पे m वेक्टर डॉट b वेक्टर, सॉरी m वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है ना। बट इसमें पूछा गया है कंपास नीडल के लिए ऑफ नॉन मैग्नेटिक मोमेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका बच्चों आप लोग ए पे टिक लगाओगे, माइनस वाले पे, इस पे टिक लगाओगे माइनस वाले पे। क्लियर है बच्चों? उस वाले में क्रॉस प्रोडक्ट था, उस वाले में क्या था बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट, और इसमें क्या है? डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखना है इसका। अकॉर्डिंग टू डाइपोल एनालॉगी 1/ε0 कोरस्पॉन्ड्स टू। अबे यार बहुत सिंपल है, सबको पता है किसके कोरस्पॉन्ड्स होगा, वो म्यू नोट के। भाई ये क्या है? ये परमिटिविटी, क्या है ये? परमिटिविटी, एप्सिलॉन नोट है ना। और म्यू नोट क्या है? परमिएबिलिटी। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये याद नहीं रहता, कंफ्यूज रहते हैं हम लोग। तो आप लोग एक चीज देखो ना, ये ई जैसा वर्ड है, ई जैसा वर्ड है, जब ई ऑलरेडी है तो इसकी स्पेलिंग में ई नहीं आना चाहिए। आप लोग देख रहे हो आई आ रहा है, परमिटिविटी, यहां पे आई आ रहा है स्पेलिंग में, क्या आ रहा है? आई। अच्छा, म्यू नोट में ई तो है ही नहीं, तो इसकी स्पेलिंग में ई आ रहा है, परमिएबिलिटी। पर तो एक जैसा ही होगा, PER, उसके बाद वाले ई की बात कर रहा हूं मैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कैसे याद रखना है। एप्सिलॉन ई जैसा बन रहा है, तो ई तो मिल गया मुझे, तो इसकी स्पेलिंग में ई की जरूरत नहीं है क्योंकि ई तो यहीं मिल गया। तो इसकी स्पेलिंग में क्या है? परमिटिविटी, आई आ रहा है, ये वाला आई, टी के बाद वाला, टी के पहले वाला, पर में नहीं, पर में तो है ही पहले से ही दोनों में। अच्छा, म्यू नोट में ई तो यहां पे है ही नहीं, तो अब इसकी स्पेलिंग में ई होगा, देखो MEA, वहां है MITTIVI,
ध्यान रखोगे बच्चों इसको। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में हेल्प करता है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में हेल्प करता है, और परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड में हेल्प करता है, मैग्नेटिक फील्ड में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, क्या होगा बच्चों गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो याद है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि हाँ सर ये तो याद है, अभी क्या करूँगा मैं, ये याद है तो मैग्नेट का पूछा गया है। अच्छा आई एम जोकिंग यार, ये भी याद है, अच्छी बात है। गॉस लॉ क्या होगा मैग्नेटिज्म? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। कंफ्यूज कि सर चारों ऑप्शन चाइनीज लग रहे हैं। अबे चाइनीज मैन सारे एक जैसे होते हैं ना। फिर देखो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता है? इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू जीरो। डिटेलिंग वीडियो में बताया गया है ऐसा क्यों होता है। फिलहाल मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऑब्जेक्टिव कर दें तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे। हमें ये डायरेक्ट याद रखना है कि जीरो होगा। अब इसमें देखना है कि चारों वर्ड एक जैसे लग रहे हैं। पहली बात कि जो ये बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है ना, इसका मतलब है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, फील्ड नहीं, नेट मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। या तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बोलोगे या नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे। ओनली मैग्नेटिक फील्ड या ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बच्चों, आई रिपीट नेट वर्ड होना जरूरी है। टोटल की बात कर रहे हैं, और वो किसी भी सरफेस से जीरो हो सकती है। तो ये सी और डी तो इसलिए गलत हो गए क्योंकि इनमें नेट नहीं है। और किसी भी सरफेस से जीरो हो सकती है, तो एनी सरफेस इज जीरो। तो बी क्लोज सरफेस नहीं, एनी सरफेस। क्या ध्यान रखोगे आप लोग बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सोचो क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 में, बताओ। पढ़ा आप लोगों ने, क्या पढ़ा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कि सर ये तो सब आते हैं, हमसे आते हैं, तो बताओ क्या होगा, कौन सुटेबल होगा, कौन होगा बच्चों? मन में आ गया कि सर हमेशा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल सुटेबल होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कौन है यहाँ पे? सॉफ्ट आयरन। ठीक बच्चों, कौन है? सॉफ्ट आयरन आंसर हो गया। मैग्नेट बनाने के लिए ना ये अच्छे होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो यूज करते हैं इसको हम लोग। तो 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, या 10 टू द पावर 4। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बताओ मुझे। For the magnetic field always has a horizontal component except at, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये अर्थ है, सॉरी फॉर ड्राइंग, यहाँ पे आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। मेरे ऑफलाइन बैच वाले बच्चे इसी बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ड्राइंग तो सर की बहुत गजब है। अच्छा एक बार मैं कोशिश करता हूँ एक अर्थ बन जाए प्रॉपर। बन गई, बहुत बढ़िया, अच्छी बन गई ना अर्थ। ठीक है, अब हमें पता है कि अर्थ का ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या है? ये क्या है? मैग्नेटिक पोल्स है। और ये वाला हिस्सा इक्वेटर है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? इक्वेटर। अबे हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब तो पढ़ी है ना आपने। फिर और ये क्या है? ये वाले हिस्से पोल। अच्छा पोल्स है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, सीधा सीधा निकलती है ना बच्चों। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा? 90। इस पॉइंट पे ना जो लाइन से है वर्टिकली निकल रही है, इस पॉइंट से सिर्फ। उसने कहा है कि ऐसा कौन सा हिस्सा है, एक हिस्सा सिर्फ, तो इस पॉइंट से सारी लाइनें वर्टिकल निकल रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है नहीं। तो यहां से हमें समझ में आया, तो कौन सा आंसर होगा इसका? मैग्नेटिक पोल। Earth's magnetic field always a horizontal component except at, कि Earth's magnetic field सिर्फ एक ऐसा हिस्सा है जहां पे नहीं होगी। कौन सा हिस्सा है? वो मैग्नेटिक पोल पे। देख भी लो यार आप लोग, दिख भी रहा है यहाँ पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है? आपका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। Earth's magnetic field always has a horizontal component except at,
सिर्फ इसी कंपोनेंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। इसने कहा है ना ऑलवेज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा सिर्फ एक पोजीशन को छोड़ के। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इस पोजीशन का नाम क्या है? पोल। या फिर इस पोजीशन का नाम क्या है यहाँ पे? पोल। तो ये हमसे अच्छे से आ गया। द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर कोर्स इज, कौन सा है? अभी हमने देखा था। कौन से होंगे? फिर से वही यार, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ना। और सॉफ्ट मैग्नेटिक अगर मटेरियल है तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? क्या मुझे बताने की जरूरत है? आयरन, है ना। तो इसका आंसर बी। कौन सा है? आयरन। बच्चों वैसे तो आप लोगों के सिलेबस से डाया, पैरा, फेरो क्वेश्चन ये सब हट चुके हैं, है ना। और मैंने जो भी क्वेश्चन स्किप किए हैं वो वही वाले क्वेश्चन थे। बट ये क्वेश्चन जर्नल है, ये आपको पता भी होना चाहिए। इसको एग्जामिनर रख देगा ना क्वेश्चन को, तो आप ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि ये जर्नल क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस सो विच ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखे गए हैं? डायामैग्नेटिक की, पैरा की, फेरो की, या नन ऑफ दीज। आप लोगों को पता है डायामैग्नेटिक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उनमें होती ही नहीं है, पैरा थोड़ी बहुत ही होती है, फेरो बहुत ज्यादा होती है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल ज्यादातर सब्सटेंस होते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना ही है बच्चों। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाया तो मैग्नेटिक मटेरियल होते ही नहीं है, फेरो बहुत ज्यादा होते हैं, पैरा थोड़े बहुत होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव इट्स क्यूरी टेम्परेचर, अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा पे करोगे तो कैसा बिहेवियर करेंगे? अब देखो क्यूरी टेम्परेचर आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये मत बोलना सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तो सिलेबस से हटा दिया गया है, आप लोगों को क्यूरी टेम्परेचर पता होना चाहिए। क्यूरी टेम्परेचर किसी भी मटेरियल के लिए वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर के बाद आप बढ़ोगे, ऊपर बढ़ोगे और बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ देते हैं। तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल गलत। इट बिकम्स डायमैग्नेट, ये भी बिल्कुल गलत। बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एग्जैक्टली यही आंसर होगा कि उसने प्रॉपर्टीज खत्म तो कर दी पर थोड़ी बहुत ही तो रहेगी, ऐसे थोड़ी बिल्कुल अपोजिशन में आ जाएगा वो। तो बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप एंगल इज ऑलवेज गिवन बाय, कि सर आ गए फेवरेट क्वेश्चन, अब तो आया है ना, तो सबको पता है क्या आंसर होगा? tan इनवर्स BV अपॉन BH। अबे इस पर कंफ्यूज मत हो जाना BH अपॉन BV से, ऐसा मत करना बच्चों। आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करो कि कभी कंफ्यूज ही नहीं होना पड़े, ठीक है बच्चों। तो क्या आंसर है इसका? tan इनवर्स BV अपॉन BH। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। अच्छा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म स्टेट फॉर अ मैग्नेटिक डाइपोल द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज, बताओ क्या होगा? सोचो, क्या सोच पा रहे हो बच्चों? सोच लिया तो आंसर बता दो यार मुझे इसी नाम पे। क्या आंसर है इसका? आंसर है कि सर हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है तो बताओ फिर। इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DS वेक्टर इज इक्वल टू 0, यही तो था। तो इसने यही तो पूछा आप लोगों से। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म स्टेट दैट फॉर अ मैग्नेटिक डाइपोल द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज 0। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म फॉर अ मैग्नेटिक डाइपोल M, सेम क्वेश्चन है क्या? अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बनाओ जरा इस पे। पहले तो क्वेश्चन मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन है, बच्चे बिना पढ़े डायरेक्ट थर्ड पे टिक कि ये रहा, मिल गया, बस यही जन्मों जन्म से ढूंढ रहे थे क्वेश्चन। इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल टू 0। अभी ध्यान से पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या कहा है? मोनोपोल एग्जिस्ट इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। हमें पता है कि कभी भी नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते। जितनी लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी, 2 लाइन बाहर निकली तो वो 2 लाइन ही एंटर करेगी। ये 2 लाइन अगर बाहर निकली तो 2 ही एंटर करेगी। मोनोपोल्स का मतलब पता है क्या है? ओनली एंड ओनली या तो नॉर्थ होगा, ओनली एंड ओनली या तो साउथ होगा। इससे बाहर निकल रही होंगी, एंटर नहीं करेंगी, या इसके अंदर एंटर कर दी होंगी तो इससे बाहर नहीं निकलेंगी। यही तो मतलब है मोनोपोल्स का। तो टोटल फील्ड लाइंस 0 नहीं होंगी, और टोटल फील्ड लाइन 0 नहीं होंगी तो इसका मतलब ये वाला जो बच्चों ने बहुत जल्दी से
सही किया, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा बच्चों फिर ए। क्या ईमानदारी से अच्छा कमेंट करके बताओ कितने ऐसे बच्चे थे, ताकि मुझे भी आइडिया मिले और आप लोगों के साथ वालों को भी आइडिया मिले, जिन्होंने इसका आंसर ए लगाया। प्लीज़ बच्चों कमेंट में बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो यार। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज गिवन डेटा है। द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इफ द एंगल ऑफ डिप, अच्छा डेल इक्वल टू गिवन है 30 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट भी गिवन है 0.24 √3 10⁻⁴ टेस्ला। क्या पूछा इसने? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मज़ा ही आ गया कि सर ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, कि हमें पता है डेल इक्वल टू tan इनवर्स BV/BH, और ये tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 0.24 √3 × 10⁻⁴/BH। अच्छा इसका क्या मतलब होता है? 1/√3, BH तो ऊपर चला गया, और tan 30 का क्या मतलब होता है? 1/√3, तो √3 ऊपर, BH ये यहाँ ऊपर, तो ये कितना बन गया? 0.24 √3 × √3। समझ में आया? दूसरे वाला √3 कहाँ से आया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अबे इतना तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने। फिर × 10⁻⁴, तो ये कितना बना? 0.24 × 3 10⁻⁴, दैट मीन्स 0.72 10⁻⁴ टेस्ला। तो आंसर सी। अब बच्चों हमेशा की तरह आप लोग जब वीडियो देख देख के अच्छे तरीके से सीख रहे हो, तो मेरी ड्यूटी बनती है यहाँ पे कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बताऊँ। अब देखो जो वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोग कितना फ़ायदा है। ये तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है? इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्स्ट्रा है, 10⁻⁴ टेस्ला। चलो मैं ना फैकल्टी यहाँ पे आप लोगों को रियलाइज़ कराना चाह रही है कि 10⁻⁴ भी कुछ होता है। इसको बोलते हैं 1 गॉस, यानी गॉस बहुत छोटी यूनिट है। टेस्ला का 10⁻⁴ टाइम्स कर रहे हो, 10,000 टाइम्स कर रहे हो उसका डिवाइड में, मतलब टेस्ला का 10,000 टाइम्स छोटा करोगे तब वी गेट गॉस। कितनी छोटी यूनिट है गॉस। इसका भी ध्यान रखना। ये कभी कभी ऑप्शन में आता है 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻³ या फिर 1, तो आप लोगों को ध्यान रखना 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे भी पूछा जाता है कि कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। आई होप आप लोगों को पता हो ये सब बातें। द सब्सटेंस विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट। इसका बताओ आंसर क्या होगा। सोचो बच्चों क्या होगा क्वेश्चन। क्या लग रहा है आप लोगों को इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका होगा कौन से सब्सटेंस है जो फेरोमैग्नेटिक देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ी होगी, करंट दिया तो मैग्नेट बनी, नहीं तो नहीं, डाई मैग्नेट थोड़ी कहेंगे। तो इसका आंसर ध्यान रखोगे 25 का। इन अ परमानेंट मैग्नेट एट रूम टेम्परेचर, परमानेंट मैग्नेट रूम टेम्परेचर में कैसा बिहेवियर करेगी? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो, नेवर पॉसिबल। अगर उसका मैग्नेटिक मोमेंट ही जीरो हो गया फिर तो वो मैग्नेट ही नहीं बनेगी। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैव अ नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट विच इज परफेक्टली अलाइंग, ये तो बात सही है, परफेक्टली अलाइंग होंगे वो, पर नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट गलत। डोमेन्स आर पार्शियली अलाइंग, बिल्कुल गलत। डोमेन्स आर परफेक्टली अलाइंग, बिल्कुल सही बात है, डी आंसर होगा इसका बच्चों। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या तो मुझे कमेंट करो या फिर आप मेरी डिटेलिंग वीडियो देखो बच्चों। यार ऐसे थोड़े ही ऑब्जेक्टिव सीरीज में मैं आप लोगों को डिटेल में कैसे समझाऊंगा, है ना। तो आप लोग मुझे बताओ, मैं आप लोगों को टाइम देके वीडियो बना चुका हूँ या आप लोगों के लिए बना दूंगा अगर जो वीडियो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 रिलेटिव परमिएबिलिटी का है। ये आप लोगों को यार करना ही पड़ेगा। हालांकि आप लोग ये बोल सकते हो सर सिलेबस से हटा दिया, बट पता होना चाहिए यार, कुछ भरोसा नहीं है किस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। हाँ, मैंने क्वेश्चन जो मुझे लगा कि नहीं ज़रूरत है वो मैंने हटा दिए, पर ये तो पता होना चाहिए। रिलेटिव परमेबिलिटी तो सिलेबस में है ना, फिर
भाई डाया पैरा फेरो ये सभी तो हटाएं, पर रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हटा दी, अगर पूछ लिया इसको दिखा के उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एस इज स्लाइटली लेस देन, मतलब जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से छोटी है, किसके लिए, एक्स में। रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बड़ी है वाई के लिए, तो एक्स और वाई पूछा है इन्होंने, देख लो ना, मोर देन यूनिटी। तो मैं बताया जब 1 से छोटी होगी तो क्या आंसर होगा बताओ, 1 से छोटी होगी तो आंसर होगा डाया मैग्नेटिक मटेरियल, और 1 से बड़ी होगी स्लाइटली तो आंसर होगा पैरा, और बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो फेरो, तो आंसर इसका डी। ध्यान रखना यार, 1 से बहुत बहुत बड़ी है तो फेरो। ये मत कहना है सिलेबस से हटा दिया गया, रिलेटिव परमेबिलिटी तो सिलेबस में है ना, तो फिर क्या कहोगे, सिर्फ लड़ोगे जाके, पता होनी चाहिए भाई। जो मुझे लगा मैंने वो हटा दिया क्वेश्चन। द हिस्टेरिसिस कर्व रिप्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्टेरिसिस कर्व, बी वर्सेस एच, रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, पहला ही ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है। बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बी एंड आई गलत, एच एंड आई गलत, बहुत ए एंड बी गलत। अच्छा इसका कर्व बनाऊं, बड़ा अजीब सा कर्व है, हालांकि आप लोग समझने की कोशिश करना, कुछ इसी तरीके से बनता है। अच्छा सही डायग्राम बन नहीं रहा यार, डिटेलिंग वीडियो में देखना, वो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तब परफेक्टली सही डायग्राम बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कौन सा होगा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा आंसर है, रिपीट हो गया ना कि सर ये तो याद है हमें, कौन सा है बताओ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ज्योग्राफिक ईस्ट टू वेस्ट, या ये कौन सा है, साउथ टू नॉर्थ, वेरी गुड, कि सर ये तो इतना तो पता ही है। ठीक बच्चों, इसको यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो यार,